मैं डॉक्टर महेंद्र सारण स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जयन अकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक इंग्लिश, प्राइमरी इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक हमने लिया है वर्ब। इस टॉपिक के माध्यम से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, और स्टैंडर्ड ग्रामर के कुछ टॉपिक हैं जैसा कि मैंने बताया है, टेंस है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है और मॉडल्स हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक के माध्यम से क्लियर होते हैं। अगर हम वर्ब से शुरुआत करते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी होते हैं। तो जरा देखिए, वर्ब क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है हम उसे वर्ब कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है हम उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया हमारे क्या काम में आती है? डियर स्टूडेंट, जरा यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ब से हमें टेंस की पहचान होती है। वर्ब से हमें टेंस की पहचान होती है। वर्ब से हमें टेंस के बारे में पता चलता है कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस से बिलोंग करता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो वर्ब से हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा? क्योंकि वर्ब से जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब वैसे ही यूज होती है। अगर सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब एक वचन होगी, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब बहुवचन होगी। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे सोल्व आउट करना चाहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पे, रवि इज माई फ्रेंड। रवि इज माई फ्रेंड। और मैंने लिखा यहां पे, रवि एंड अरुण आर माई फ्रेंड्स। अब यहां देखिए, यहां पे रवि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पे रवि एंड अरुण सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब रवि सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है, तो यहां पर वर्ब का जो यूज हुआ है ये भी एक वचन में ही यूज हुआ है। अब रवि एंड अरुण, यहां पे जो सब्जेक्ट है यह बहुवचन है, तो जैसा सब्जेक्ट है वर्ब वैसे ही यूज होगी। तो आर जो वर्ब का काम कर रही है यहां पे, ये भी बहुवचन में आ रही है। तो मैंने लिखा यहां पे, वर्ब से हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन, इसका पता हमें वर्ब से चलता है। क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब वैसी ही यूज होती है। और इससे हमें टेंस के बारे में भी पता चलता है। वर्ब ही एक ऐसा फंक्शन है जिससे हमें पता चलता है कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस में है। अगर मैं पूछूं इन दोनों वाक्यों में कि टेंस कौन सा है, तो इज और आर से हमें पता चल रहा है, इज और आर वर्ब यह प्रेजेंट टेंस को बताती है, यह प्रेजेंट टेंस को बताती है। तो वर्ब पढ़ना क्यों जरूरी है? यह बेसिक सेंटेंस मेकिंग का एक पार्ट है जिससे हम बेसिक सेंटेंस मेकिंग को आसानी से कर सकते हैं। वर्ब से हमें न केवल टेंस के बारे में पता चलता है बल्कि सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में भी पता चलता है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट भी यूज में लेते हैं, तो जैसा ऑब्जेक्ट होगा वर्ब वैसी ही यूज होती है। तो मैंने आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो वर्ब से किया है। वर्ब एन एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह वर्ब होती है। अब यहां पे मैंने लिखा है कि वर्ब को पढ़ना क्यों जरूरी है, कि वर्ब से हमें टेंस की पहचान होती है और वर्ब से हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब वैसे ही फंक्शन करती है। अब हम बात करेंगे आगे
कि किस किस तरह की वर्ब होती है और कौन सी वर्ब किस तरह से अंग्रेजी सेंटेंस में यूज होती है और इनके कॉमन एरर किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले अपन इसकी फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं वर्ब के फंक्शन की बात करता हूं तो वर्ब के दो भाग होते हैं। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है वर्ब को, जिसमें इसका पहला भाग जो है, एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, एक है फाइनाइट वर्ब, और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। डियर स्टूडेंट, वर्ब के फंक्शन दो तरीके से करेंगे, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट जो वर्ब होती है यह निश्चित क्रिया, इसे कहेंगे अपन निश्चित क्रिया। निश्चित क्रिया क्यों कहेंगे इसे? कि फाइनाइट वर्ब दैट वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट कंडीशन। ये वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार चेंज होती है। जैसा सब्जेक्ट होता है ये फाइनाइट वर्ब वैसी होती है। दिस वर्ब वर्क्स ऑन अ पैटर्न। यह वर्ब एक पैटर्न पे काम करती है, दैट इज SSPP। कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होती है। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं यहां पे डिवीजन ऑफ वर्ब। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक फाइनाइट वर्ब में, एक नॉन फाइनाइट वर्ब में। फाइनाइट वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार चेंज होती है, और यह वर्ब एक निश्चित पैटर्न पर काम करती है, जिसका सूत्र है SSPP। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और तीसरा जो इसका रूल है वो यह है कि दिस वर्ब टेल्स अस अबाउट टेंस। और यह वर्ब है जो हमें टेंस के बारे में बताती है। हमें दिए गए सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे कि यह दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है, यह हमें वर्ब से पता चलता है। तो फाइनाइट जो वर्ब होती है वही हमें टेंस के बारे में बताती है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि फाइनाइट वर्ब है निश्चित क्रिया। दिस काइंड ऑफ वर्ब चेंजेज। दिस काइंड ऑफ वर्ब चेंजेज। इस प्रकार की जो ये वर्ब है ये बदलती है, जिसमें बदलाव होता रहता है टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंडीशन के अनुसार, वो फाइनाइट वर्ब होती है। अब हम चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पे। डियर स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब अनिश्चित क्रिया। इसे अनिश्चित क्रिया क्यों कहते हैं?
उसका कारण है दिस वर्ब डज नॉट चेंज, दिस वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। यह वर्ब इसके टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती है। दिस वर्ब डज नॉट हैव एनी चेंजेस, दिस वर्ब डज नॉट हैव एनी चेंजेस। इस वर्ब में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका रीजन यह है कि दिस वर्ब कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, यही एक ऐसी वर्ब है जिसे आप एक नाउन और एक एडजेक्टिव के तौर पे काम में ले सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिसे जरूरत पड़ने पर नाउन बनाया जा सकता है, जिसे जरूरत पड़ने पर एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन फाइनाइट वर्ब में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब में जब भी कोई बदलाव होगा वो टेंस के अनुसार, वह सब्जेक्ट के अनुसार होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के माध्यम से ही हम शब्द को नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब है उसमें किसी न किसी तरीके का बदलाव जब होता है तो वह बदलाव पार्ट्स ऑफ स्पीच के काम में आता है। जैसे कि उस शब्द को हम नाउन बना सकते हैं, उस शब्द को हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब किस तरह से ये नाउन और किस तरह से एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, ये जैसे जैसे हम इस टॉपिक में मूव ऑन करेंगे वैसे वैसे हमारे ये समझ में आता जाएगा। पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसके डिवीजन पे। तो हमने लिखा है वर्ब के दो डिवीजन होते हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ही ऐसी वर्ब होती है जिसमें परिवर्तन होता है। फाइनाइट वर्ब ही वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बदलती है और एक निश्चित पैटर्न पे काम करती है, एसएसपीपी के पैटर्न पे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होगी। और यही वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो हमें टेंस के बारे में बताती है कि दिया गया वाक्य कौन से टेंस से बिलोंग करता है, यह हमें फाइनाइट वर्ब से पता लगता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब में हम सीखेंगे कि किस प्रकार नए शब्द बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार वर्ब से एक नया शब्द बनता है और वह शब्द कैसे नाउन के रूप में काम में आता है और कैसे एडजेक्टिव के काम में आता है, यह हम आगे इसमें पढ़ते रहेंगे। तो ये मैंने इसके डिवीजन लिखे हैं। अब हम इसमें पहला पॉइंट लेंगे फाइनाइट वर्ब, और इस फाइनाइट वर्ब के फंक्शंस के बारे में अपन जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब में यह वर्ब किस तरह से अंग्रेजी वाक्यों में यूज होती है, किस तरह से यह हमारे लिए उपयोगी है। तो हम शुरुआत करते हैं अब फाइनाइट वर्ब से। तो जैसा कि मैंने बताया डियर स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब में ही परिवर्तन होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब ही टेंस के अनुसार फंक्शन करती है, नॉन फाइनाइट टेंस के अनुसार कोई फंक्शन नहीं करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है और कोई भी टेंस नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, अपना टेंस होता है। तो अब हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट फाइनाइट वर्ब को लेकर के। तो जरा देखिए, अगर मैं बात करता हूं फाइनाइट वर्ब की, तो फाइनाइट वर्ब को हम दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अब दो भाग वो कौन कौन से हैं, तो आइए अब हम लेते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होती है एक्साइलरी वर्ब, जिसे हम कहेंगे सहायक क्रिया, और इसी में ही
एक होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो फाइनाइट वर्ब के दो भाग होते हैं, एक होती है एक्साइलरी वर्ब जिसे हम कहेंगे सहायक क्रिया, और एक होती है मेन वर्ब जिसे हम कहेंगे मुख्य क्रिया। अब बात करते हैं अपन एक्साइलरी वर्ब की सहायक क्रिया की। तो सहायक क्रिया, दिस काइंड ऑफ वर्ब, दिस काइंड ऑफ वर्ब हेल्प्स मेन वर्ब, मेन वर्ब, यह जो क्रिया होती है यह मेन वर्ब की मदद करती है, इसीलिए इसको सहायक क्रिया कहते हैं। और दिस वर्ब, दिस काइंड ऑफ वर्ब, दिस काइंड ऑफ वर्ब uses in a sentence according its subject condition। यह वर्ब सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार ही, जैसा कि मैंने बताया था, उसी के अनुसार ये बदलती है। वही एसएसपीपी के सूत्र पर ये काम करती है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, तो ये वर्ब भी प्लूरल में आएगी। एक्साइलरी वर्ब सहायक क्रिया। डियर स्टूडेंट, दिस काइंड ऑफ वर्ब, दिस काइंड ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब, एज मेन वर्ब। जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब होती है एक्साइलरी वर्ब, इसे मेन वर्ब के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक एक्साइलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है, हम उसे एक मेन वर्ब के रूप में भी काम में ले सकते हैं। जो जरूरत पड़ने पर वह एक लिंकिंग वर्ब का भी काम करती है, एक स्टेटिव वर्ब का भी काम करती है, एक डायनेमिक वर्ब का भी काम करती है। लेकिन मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ये हम जैसे जैसे इस टॉपिक में मूव ऑन करेंगे वैसे हम आगे समझेंगे। इसमें अभी आप ये समझिए कि दिस काइंड ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब, इस वर्ब को हम मेन वर्ब के तौर पर काम में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो दिस वर्ब आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग इट्स सब्जेक्ट कंडीशन। यह वर्ब भी अपने सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बदलती है। और दिस वर्ब आल्सो टेल्स अस अबाउट टेंस, और यह हमें टेंस की पहचान भी कराती है। अब हम बात करते हैं कि मेन वर्ब होती कौन कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट, वह वर्ब, मेन वर्ब वह वर्ब जिसे फर्स्ट फॉर्म में, जिसे सेकंड फॉर्म में, जिसे थर्ड फॉर्म में, जिसे आईएनजी में, और जिसे एस या ईएस लगाकर लिखा जाता है, हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगर बात मुख्य क्रिया की होती है तो मुख्य क्रिया को 5 भागों में डिवाइडेड किया जाता है। इसकी 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। मेन वर्ब ही वह वर्ब होती है जिसके साथ हम एस, ईएस, ईडी एंड आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन एक्साइलरी वर्ब के साथ हम एस, ईएस, ईडी आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं यहां लिखना चाहूंगा, दिस वर्ब कैन नॉट यूज इन ए सेंटेंस विद एस, ईएस, ईडी एंड आईएनजी। यह हेल्पिंग वर्ब जो एक्साइलरी वर्ब है,
इस वर्ब का प्रयोग हम एक वाक्य में एस, ईएस, ईडी, एन, आईएनजी लगा के नहीं कर सकते। इनका प्रयोग होगा तो वो मेन वर्ब के साथ ही होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती है उसी के साथ आप आईएनजी, ईडी आदि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो एक्साइलरी वर्ब है उसके साथ आप कभी भी एस, ईएस, आईएनजी, ईडी का प्रयोग नहीं कर सकते। हां, मेन वर्ब के साथ में आप एस, ईएस, आईएनजी, ईडी का यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ही ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार मूव ऑन होती है और टेंस के बारे में हमें बताती है, और जिसमें परिवर्तन होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं कहूं सीधे शब्दों में तो नॉन फाइनाइट वर्ब ही वह वर्ब होती है जिससे हम नए शब्द बना सकते हैं। जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब से आप नाउन बना सकते हो, उससे आप एडजेक्टिव बना सकते हो, लेकिन फाइनाइट वर्ब से ऐसा नहीं होता है। अब बात कर रहे हैं अपन फाइनाइट वर्ब की, तो फाइनाइट वर्ब के दो भाग होते हैं, एक्साइलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्साइलरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब की मदद करती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होती है। एक्साइलरी वर्ब और मेन वर्ब में यही अंतर होता है कि मेन वर्ब को 5 फॉर्म में लिखा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, एस या ईएस में, लेकिन एक्साइलरी वर्ब के साथ जो आती है वर्ब हम उन्हीं के साथ आईएनजी या ईडी लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम एस, ईएस, आईएनजी, ईडी का प्रयोग नहीं करते हैं। जो बात कॉमन है इन दोनों में वो ये है कि ये दोनों ही जो वर्ब है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बदलती है और ये टेंस की पहचान कराती है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब के भाग हैं और फाइनाइट वर्ब जो काम करती है वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंडीशन के अनुसार और टेंस की कंडीशन के अनुसार ये काम करती है। अब हम इनके अलग अलग पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि एक्साइलरी वर्ब कौन कौन सी होती है और मेन वर्ब कौन कौन सी होती है। तो अब हम इसमें लेने जा रहे हैं पहला पोर्शन एक्साइलरी वर्ब को लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम शुरुआत करते हैं फाइनाइट वर्ब की एक्साइलरी वर्ब से। यह मैंने आपको समझा दिया कि एक्साइलरी वर्ब कौन कौन सी होती है और यह किस तरह से फंक्शन करती है। अब हम इसके डिवाइडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं एक्साइलरी वर्ब की, तो एक्साइलरी वर्ब में सबसे पहले बी की फॉर्म की हम चर्चा करते हैं। इसके एक्साइलरी वर्ब के 3 पोर्शन होते हैं। पहला प्राइमरी एक्साइलरी, आप इसे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। इसे सहायक क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेन वर्ब की सहायता करती है, इसीलिए इसे सहायक क्रिया भी कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, तो हम पहले बात करते हैं बी की फॉर्म की। बी की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर, जो हमें प्रेजेंट टेंस को बताती है। और बी की फॉर्म में ही आता है वाज और वर, जो हमें पास्ट टेंस के बारे में बताता है। फिर हम बात करते हैं डू की हेल्पिंग वर्ब की। तो डू की हेल्पिंग वर्ब में डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब आती है जो हमें प्रेजेंट टेंस को बताएगी। और डू की हेल्पिंग वर्ब में ही आती है डिड, जो हमें पास्ट टेंस के बारे में हमें बताती है। फिर आती है हैज की हेल्पिंग वर्ब। हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव, यह प्रेजेंट में आती है, और हैड यह पास्ट में यूज होती है। तो डियर स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब में हमने पहला पोर्शन लिया एक्साइलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं, जिसकी पहला जो पोर्शन है वो है प्राइमरी एक्साइलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसमें बी की हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब आती है जो प्रेजेंट टेंस को बताएगी। फिर वाज व वर आती है जो पास्ट टेंस को बताती है। फिर इसमें डू की हेल्पिंग वर्ब है जिसमें डू और डज प्रेजेंट को बताएगी, और डिड जो है वो पास्ट के बारे में बताती है। हैज की हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव है जो प्रेजेंट के बारे में बताएगी, और हैड हेल्पिंग वर्ब है वो हमें पास्ट के बारे में बताती है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात हेल्पिंग वर्ब की करता हूं तो हेल्पिंग वर्ब
के साथ में इसकी मेन वर्ब फिक्स होती है। जैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपनी अपनी मेन वर्ब फिक्स होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये टेंस की पहचान कराती है, तो मैंने प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसका टेंस लिखा है कि ये हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की हमें पहचान कराती है। अब हम बात करते हैं इनकी मेन वर्ब को लेकर के। डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं इजेमार और वाज वर्ब की, तो इजेमार और वाज वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब फिक्स होती है वो है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। अगर हम इजेमार के साथ आईएनजी का यूज करेंगे तो टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे तो टेंस होगा पास्ट कंटिन्यूअस। फिर हम बात करते हैं डू डज व डिड की, तो इनके साथ में मेन वर्ब फिक्स होती है फर्स्ट फॉर्म। डू व डज के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो टेंस होगा पास्ट सिंपल। हेज व हेवर व हेड के साथ में मेन वर्ब जो फिक्स होती है वो है थर्ड फॉर्म। अगर हेज हेव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हेड के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैंने बताया कि प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब फिक्स होती है और यह अपने अपने टेंस की पहचान कराती है। तो ये सारी की सारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अभी हम केवल यहां पर इसके डिवीजन को लेकर के चर्चा करेंगे, फिर हम इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका यूज किस तरह से अंग्रेजी सेंटेंस में होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती है। वो कैसे करती है वो इसके डिवीजन के बाद में हम समझेंगे। तो पहला पोर्शन हो गया एक्सिलरी वर्ब का, प्राइमरी एक्सिलरी जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। अब इसका दूसरा भाग है मॉडल एक्सिलरी। अगर मैं बात मॉडल एक्सिलरी की करता हूं तो यह है भाववाचक क्रिया। भाववाचक क्रिया। डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी में अंतर होता है। जहां हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, जहां हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार बदलती है, और जहां हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब भी बदल जाती है। जैसा कि मैंने बताया इजेमार के साथ आईएनजी, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म और हेज हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। लेकिन मॉडल एक्सिलरी में ऐसा नहीं होता है। मॉडल एक्सिलरी का हिंदी अनुवाद होता है भाववाचक क्रियाएं, जो क्रिया भाव के अनुसार आती है, जो एक्सप्रेशन के अनुसार यूज होती है, और मॉडल के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हां, मॉडल एक्सिलरी टेंस के अनुसार बदलती है, इन्हें भी प्रेजेंट और पास्ट में यूज किया जाता है। जैसे हमने प्राइमरी एक्सिलरी में हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट और पास्ट में डिवाइड किया है, उसी तरह से मॉडल एक्सिलरी भी प्रेजेंट व पास्ट में आती है। कैसे आती है जरा हम यहां पे चर्चा करेंगे। ये भाववाचक क्रियाएं होती है। यह है प्रेजेंट मॉडल और यह है पास्ट मॉडल। मैं बात अगर प्रेजेंट मॉडल की करता हूं तो जहां प्रेजेंट में कैन आएगा वहीं पास्ट में कुड आता है। अगर प्रेजेंट में मे आएगा तो पास्ट में माइट का यूज होता है। अगर प्रेजेंट में शेल आएगा तो पास्ट में शुड का यूज होता है। अगर प्रेजेंट में विल आएगा तो पास्ट में वुड का यूज होगा। अगर मस्ट, ये प्रेजेंट में भी और ये पास्ट में भी। मॉडल चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया है, प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसकी मेन वर्ब बदल जाती है, लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता है। मॉडल चूंकि भाववाचक क्रियाएं हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार न बदलकर भाव के अनुसार बदलती है, इनके साथ में मेन वर्ब फिक्स होती है। चाहे मॉडल प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो हम फाइनाइट वर्ब में एक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पोर्शन हो गया प्राइमरी एक्सिलरी जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और दूसरा भाग हो गया मॉडल एक्सिलरी जो भी प्रेजेंट और पास्ट में आती है। अब हम इसके तीसरे भाग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसका तीसरा भाग जो होता है वो होता है मार्जिनल एक्सिलरी। मार्जिनल एक्सिलरी, अगर मैं इसके हिंदी अनुवाद की बात करता हूं तो यह होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। डियर स्टूडेंट, इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं
क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है और जरूरत पड़ने पर मॉडल की तरह भी फंक्शन करती है। मार्जिनल वर्ब वो वर्ब होती है जो मॉडल व मेन वर्ब दोनों तरह से अंग्रेजी वाक्यों में यूज होती है, इसीलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो मैं यहां पे जरूर लिखना चाहूंगा दिस वर्ब कैन बी यूज्ड इन ए सेंटेंस एज ए मेन वर्ब और मॉडल, एज ए मेन वर्ब और मॉडल। जरा ध्यान दीजिएगा, यह मेन वर्ब और मॉडल दोनों की तरह काम में आती है, इसीलिए इसे मार्जिनल एक्साइलरी कहते हैं। अब ये कैसे काम में आती है, यह हम इसमें मूव ऑन करेंगे टॉपिक में जब हम आगे देखेंगे। अभी आप ये देखिए कि मार्जिनल एक्साइलरी होती कौन कौन सी है। तो मैं बात मार्जिनल एक्साइलरी की करता हूं, तो मार्जिनल एक्साइलरी में पहली जो एक्साइलरी है वो है यूज्ड टू, दूसरी है डेयर और थर्ड है नीड। डियर स्टूडेंट, ये तीनों की तीनों जो वर्ब है ये मार्जिनल एक्साइलरी कहलाती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है और मॉडल की तरह भी फंक्शन करती है। आइए अब हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हम फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्ब के दो फंक्शन होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, नॉन फाइनाइट वर्ब से हम दूसरे शब्द का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि वर्ब से नाउन बना सकते हैं, नाउन से एडजेक्टिव। अब इस फाइनाइट वर्ब का दो भाग होते हैं, एक्साइलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो हमने यहां पर एक्साइलरी वर्ब ली है। एक्साइलरी वर्ब के तीन फंक्शन होते हैं। एक होती है प्राइमरी एक्साइलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जिसमें बी की हेल्पिंग वर्ब, डू की हेल्पिंग वर्ब और हैज की हेल्पिंग वर्ब। अंग्रेजी वाक्यों में यही हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब टेंस की पहचान कराइए, मैंने यहां लिखा है प्रेजेंट और पास्ट है। मैंने हर हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसका टेंस लिखा है, और प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब के साथ में उसकी मेन वर्ब फिक्स होती है। जैसे इजेमार वाजवर के साथ आईएनजी फिक्स है, डू डज डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म फिक्स है, हैज और हैड के साथ में थर्ड फॉर्म फिक्स है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्साइलरी बोथ आर टोटली डिफरेंट है। यहां पर मॉडल एक्साइलरी भाव के अनुसार काम करेगी, जबकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार काम करेगी। हां, दोनों में जो कॉमन है वो ये है कि ये भी प्रेजेंट और पास्ट में आती है। ये प्रेजेंट मॉडल है, ये पास्ट मॉडल है। लेकिन मॉडल चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब है थर्ड मार्जिनल एक्साइलरी, संयुक्त क्रिया। दिस वर्ब कैन बी यूज्ड इन ए सेंटेंस एज मेन वर्ब और मॉडल। वह वर्ब जो मेन वर्ब और मॉडल की तरह काम करती है, हम उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब बात संयुक्त क्रिया की आती है, तो इसमें यूज्ड टू है, डेयर है और नीड है। ये तीनों की तीनों वर्ब मार्जिनल एक्साइलरी वर्ब होती है, जो जरूरत पड़ने पर मॉडल की तरह भी काम करती है और मेन वर्ब की तरह भी काम करती है। इस तरह एक्साइलरी वर्ब के तीन पोर्शन होते हैं, प्राइमरी एक्साइलरी, मॉडल एक्साइलरी और मार्जिनल एक्साइलरी। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। फाइनाइट वर्ब के दो भाग होते हैं, एक्साइलरी वर्ब और मेन वर्ब। अभी हमने एक्साइलरी वर्ब के फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि इसके कितने डिवीजन होते हैं। अब हम चलते हैं मेन वर्ब पे। डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब भी वह वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार सेंटेंस में बदलती रहती है। अब बात जब हम मेन वर्ब की कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब जो होती है इसे हम फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी में एस या ईएस लगाकर जिस वर्ब को लिखा जाए वह मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में हम ईडी, एन आदि का इस्तेमाल भी करते हैं। तो मेन वर्ब जो होती है वह हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर सकती है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करती है। इसकी 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी और एस या ईएस। अब मैं बात करने जा रहा हूं फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब के डिवीजन की। डियर स्टूडेंट, अगर बात मेन वर्ब के डिवीजन की करते हैं तो मेन वर्ब के 2 डिवीजन्स होते हैं, जिसमें पहला डिवीजन है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया,
और दूसरा जो फंक्शन होता है इसका वो है इंट्रांजिटिव। एक है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, फाइनाइट वर्ब का दूसरा भाग होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब वह वर्ब जिसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस में लिखा जाता है। मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर बात मैं सकर्मक क्रिया की करता हूं तो सकर्मक क्रिया देट वर्ब which demands ऑब्जेक्ट, ये वह क्रिया होती है जो ऑब्जेक्ट की मांग करती है, हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यह वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में आती है, या यूं कह सकते हो देट वर्ब गिव्स आंसर व्हाट एंड होम। जो वर्ब व्हाट व होम का जवाब दे हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, मैंने लिखा आई एट, मैंने खाया। अब यहां प्रश्न व्हाट से उठ रहा है, क्या खाया। अब एट डिमांड कर रहा है व्हाट के प्रश्न की, तो व्हाट क्या खाया। अब मैं यहां एट का आंसर दे रहा हूं, आई एट मैंने खाया, आई एट फूड मैंने खाना खाया। अब फूड यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर जो एट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वह ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है, इसीलिए यह वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। अब चाहे ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो व्हाट व होम का जवाब देता है हम उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यह वर्ब व्हाट व होम का जवाब मांगेगी, और जो जवाब होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। अब जैसे ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। तो इनमें से कोई सी भी वर्ब, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस या ईएस, अगर यह ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है तो यह ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इन्हीं में से ही अगर कोई वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है हम उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मैं यहां लिखना चाहूंगा देट वर्ब uses in a sentence without any object, वह वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल होती है हम उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या यूं कह सकते हो देट वर्ब डज नॉट गिव आंसर व्हाट एंड होम, जो व्हाट व होम का जवाब न दे वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा इनट्रांजिटिव वर्ब का, ही स्लेप्ट, वह सो गया। अब यहां पे ही जो है वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। अब यहां पे आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, नहीं क्या सो गया, किसको सो गया, इसका कोई जवाब नहीं है। यहां पर ही वाक्य, जहां पर वाक्य अपना पूर्ण अर्थ दे दे और ऑब्जेक्ट न ले वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यहां जो स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट है यह इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। और यहां पे जो सेकंड फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट ले रही है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। तो इनमें से कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस या ईएस अगर ऑब्जेक्ट लेती है तो वो ट्रांजिटिव होती है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती है तो वह इनट्रांजिटिव होती है। कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती लेकिन फिर भी ट्रांजिटिव में यूज होती है, यह हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप केवल इसके फंक्शन के बारे में देखें कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिसकी 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एस या ईएस, इसके 2 भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव होती है, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो इनट्रांजिटिव होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो है वर्ब। वर्ब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
आज जो मैंने आपको इसमें समझाया है वो एक बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको इनके डिवीजन के बारे में बताया है और मैंने बताया कि किस तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलती है और कैसे टेंस की पहचान कराती है। और हमने इसमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, इसके डिवीजन के बारे में पढ़ा कि यहां पर इसके दो डिवीजन होते हैं, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, जिसमें प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडर्न एक्सिलरी, मार्जिनल एक्सिलरी के डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा। फिर मेन वर्ब के बारे में पढ़ा, जिसके दो भाग, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम अगले वीडियो में इनके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब से एक शब्द से दूसरा शब्द बनाया जा सकता है, किस तरह से हम वर्ब से नाउन बना सकते हैं, किस तरह हम वर्ब से एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसमें बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।